प्रिय छात्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों के सामने निर्वाचन आयोग की क्लास लेने जा रहा हूं। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। और ये जो पॉलिटी की क्लास में निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है ये संविधान के भाग 15 में किया गया है। भाग 15। उसके बाद से इस वर्णन में जो भाग 15 का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। 324 से लेकर के 329 तक। तो इस तरीके से संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान को वर्णित किया गया है। अब इस निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हेडिंग आप अगला बना सकते हैं, स्थापना। तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई थी वो आपका किया गया था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग एक स्थायी तथा संवैधानिक निकाय है जो कभी भंग नहीं हो सकता, क्योंकि आपका केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का केस आप लोग पढ़े होंगे। और उस केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इतना संशोधन नहीं किया जा सकता जो इसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित कर दे। तो उसी केस में ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि मूलभूत ढांचा आप किसे मानते हो? तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया कि मूलभूत ढांचे के अंतर्गत प्रस्तावना शामिल है, उसके अलावा निर्वाचन आयोग शामिल है, न्यायपालिका शामिल है। इस तरीके से उन्होंने मूलभूत ढांचे का नाम दिया था। तो इस तरीके से आपका जो निर्वाचन आयोग होता है यह एक स्थायी तथा संवैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। और ये मूलभूत ढांचे में केशवानंद भारती के केस में इसे मूलभूत ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया। अब आते हैं अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। और इस अनुच्छेद 324 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग जो है वो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, संसद में तो एक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हो जाएगा। तो संसद कामा आप कर सकते हैं विधानमंडल, विधानमंडल। और इस विधानमंडल में आपका शामिल हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद दोनों। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, इन सभी के निर्वाचन का क्या करता है? ये निर्वाचन का अधीक्षण करता है। इन सभी का निर्वाचन का ये क्या करेगा? अधीक्षण करेगा, संचालन करेगा, संचालन करेगा तथा इनको निर्देशन प्रदान करेगा, निर्देशन। तो इस तरीके से आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि निर्वाचन आयोग संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के निर्वाचन का वो अधीक्षण, संचालन और निर्देशन करेगा। तो 324 के बारे में चर्चा हो गई। अब आते हैं अनुच्छेद 324(2). अनुच्छेद 324(2). ये आपका जो अनुच्छेद 324 है, ये अनुच्छेद 324(1) था और ये 324 का खंड 2। और इसी 324 के खंड 2 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन। और इस निर्वाचन आयोग के गठन में
कौन कौन शामिल होता है? तो इस निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है ये आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस अन्य निर्वाचन आयुक्त, प्लस अन्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन की प्रक्रिया दी गई है और इस निर्वाचन आयोग के गठन में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल किए जाते हैं और इनकी नियुक्ति अब यहाँ पर इस तरीके से चाहें तो एरो मार्क बना लें और एरो मार्क बनाने के पश्चात ये कर सकते हैं कि इनकी नियुक्ति तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से आप इस लाइन को ऐसे पूरा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रारंभ में 1989 तक निर्वाचन आयोग जो था वो एक सदस्यीय था, मतलब केवल एक सदस्य को मिला करके ही निर्वाचन आयोग गठित होता था और 1989 के बाद एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी और 93 में यह 3 सदस्यीय हो गया। और इस तरीके से तो उतना डिटेल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 3 अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इनके कार्यकाल के संबंध में आ जाते हैं। तो इनका जो भी कार्यकाल होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष, वो कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक। अब इसमें आपका ब्रैकेट में आपको करना होगा जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे लड़कों द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक में जो भी पहले हो इसका मतलब क्या हुआ। तो फिर जैसे मान लीजिए कि ए नामक एक व्यक्ति है और उस ए नामक व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया और जब उसकी आयु जिस समय वो नियुक्त किया गया उसकी एज कितनी थी? 62 वर्ष की आयु थी उसकी, 62 वर्ष की आयु। अब जब 62 ईयर्स में अगर वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो रहा है तो इन दोनों में पहले क्या आएगा? 6 वर्ष आएगा, 6 वर्ष पूरा होगा या फिर 65 वर्ष पहले आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 62 के बाद से जैसे ही वो 3 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेगा उसकी आयु कितनी पहुंच जाएगी? 65 वर्ष। तो उस कंडीशन में वो कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा? 3 वर्ष तक बना रहेगा, क्योंकि इसमें 6 वर्ष और 65 वर्ष में पहले क्या आ गया? 65 वर्ष। अगर मान लीजिए कि बी नामक एक व्यक्ति है और उसको 55 ईयर्स में 55 वर्ष की आयु में उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, तो उस कंडीशन में इन दोनों में पहले क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है कि 55 + 6 = 61, यानी कि जब वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया तो उसकी आयु कितनी पहुंच गई? 61 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष के पहले ही 6 वर्ष पूरा हो गया, तो उस कंडीशन में 61वें वर्ष में वो अपने पद से हट जाएगा। तो इस तरीके से इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब आते हैं इस निर्वाचन आयोग के प्रमुख कर्तव्य और शक्तियां क्या हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कर्तव्य एवं शक्तियां। ये एक तरीके से इसमें कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हेडिंग आप बनाइए कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां एवं कर्तव्य।
तो इस निर्वाचन आयोग की शक्तियां एवं कर्तव्य में पहला ये है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। पहला पॉइंट क्या निकला? परिसीमन करना। और परिसीमन किसका करना? तो निर्वाचन क्षेत्रों का। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह परिसीमन करती है। और परिसीमन का मतलब क्या होता है? सीमाओं का या क्षेत्रों का निर्धारण करना। मतलब जब भी आपका लोकसभा का चुनाव होगा या फिर आपका विधानसभा का चुनाव होगा तो उन चुनावों के पश्चात वह क्षेत्रों के सीमाओं का निर्धारण करता है और ये निर्धारण क्या कहलाता है? परिसीमन करना कहलाता है। और ये परिसीमन जो है आपका प्रत्येक जनगणना के पश्चात किया जाता है। और इस परिसीमन आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? तो परिसीमन आयोग अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम। और ये परिसीमन आयोग अधिनियम सर्वप्रथम 1952 में पारित किया गया था। और इसी 1952 अधिनियम के तहत सीमाओं या क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 82 में भी ये लिखा गया है। यहाँ पर अगर चाहें तो आर्टिकल 82 को आप मेंशन कर सकते हैं कि अनुच्छेद 82 के अंतर्गत परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीमाओं का, निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाओं का निर्धारण करने हेतु आर्टिकल 82 के अंतर्गत परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। उसके साथ साथ अब इस परिसीमन आयोग का अब तक गठन कितनी बार हुआ है? तो इसी आर्टिकल 82 के अंतर्गत आपका परिसीमन आयोग का जो गठन हुआ है वो 1952 में पहली बार हुआ था। उसके बाद से 1963 में हुआ था। उसके बाद से आपका 1973 में हुआ था। और उसके बाद आपका 2002 में हुआ। अभी हाल फिलहाल में जैसा कि आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अब जब जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा प्रदान किया गया तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी सीमाओं या क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया होगा। और ये 2020 में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया क्योंकि उस जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हुआ 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हुआ। जब जाहिर सी बात है कि दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हो रहा है तो उन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में एक तरीके से परिसीमन का निर्धारण किया जाएगा। तो मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया और उनकी सीमाओं या क्षेत्रों का निर्धारण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ की सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। अब ये परिसीमन जम्मू कश्मीर राज्य परिसीमन आयोग जो है इस पे और भी रूलिंग आई हुई है और भी नियम कानून आए हुए हैं। इसके संबंध में कभी मैं अलग से जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के बारे में अलग से वीडियो बना करके आपके सामने प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरीके से ये जो परिसीमन आयोग है ये सीमाओं या क्षेत्रों, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। ये जो परिसीमन आयोग है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है। तो परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष, आयोग का पदेन अध्यक्ष। तो परिसीमन आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो एक पॉइंट ये बना सकते हैं कि परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब इसका ये तो पहले कार्य के बारे में अभी चला है। अब आते हैं दूसरा इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो दूसरा निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना।
वोटर लिस्ट इनको हमेशा रिसेंट अप टू डेट करना पड़ता है। तो इनका दूसरा प्रमुख कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। उसके बाद से तीसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हो जाता है? तो तीसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह प्रदान करना मतलब जो भी पार्टी को चुनाव चिन्ह या निर्दल सदस्य को चुनाव चिन्ह दिया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से इनका तीसरा प्रमुख कार्य होता है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। उसके बाद से चौथा इनका जो प्रमुख कार्य होता है चुनावी खर्च का निर्धारण करना। चौथा इनका कार्य हो गया चुनावी खर्च का निर्धारण। चुनावी खर्च का निर्धारण करना मतलब कि कोई भी लोकसभा या फिर विधानसभा का सदस्य जो है वो कितनी राशि तक चुनाव में खर्च कर सकता है, इसके लिए चुनावी खर्च का निर्धारण भी कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से अगर चाहे तो ये निर्वाचन क्या कर सकता है? कहीं का रद्द भी कर सकता है। निर्वाचन रद्द करना, अगर कोई किसी बूथ पे या किसी जगह पर निर्वाचन में अनियमितता बरती गई है तो उस कंडीशन में निर्वाचन आयोग जो है वहाँ का निर्वाचन रद्द कर सकता है। उसके बाद से आपका छठवां हो जाता है। छठवां ये हो जाता है कि चुनावी दल को मान्यता देना, राजनीतिक दल को मान्यता देना। राजनीतिक दल को मान्यता देना मतलब अगर वो स्टेट लेवल की पार्टी है तो फिर उस कंडीशन में उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता देता है। उसके बाद से अगर वो नेशनल पार्टी है तो उस कंडीशन में उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब राजनीतिक दलों को जो मान्यता देने संबंधी प्रावधान है इसको हम अलग से बताएंगे कि किस आधार पर क्षेत्रीय दलों या राष्ट्रीय राजनीतिक या किसी भी दल को क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। तो इस पॉइंट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि किस आधार पर किसी भी दल को क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। उसके साथ साथ सातवां इसका प्रमुख कार्य है आचार संहिता तैयार करना, आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता लागू करना और इसी आचार संहिता को लागू करना और इस आचार संहिता को लागू करने के संबंध में आपका कोड ऑफ कंडक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि किस आधार पर कोड ऑफ कंडक्ट का निर्धारण किया जाएगा। अब इस तरीके से ये कुल मिलाकर के इसके कितने महत्वपूर्ण कार्य हो गए? तो इसके कुल महत्वपूर्ण कार्यों की संख्या हो गई आपका लगभग 7, जिसमें आपका चुनावी खर्च सीमा का निर्धारण करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदाता सूची तैयार करना, उसके बाद से निर्वाचन रद्द करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। थोड़ा सा इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। बहुत सारे लड़के या बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर आचार संहिता होता क्या है? तो ये थोड़ा बहुत हम हल्का फुल्का मेंशन कर दे रहे हैं कि आचार संहिता से तात्पर्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी घोषणा या जैसे ही वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसी समय से आचार संहिता लागू कर दी जाती है। और इस निर्वाचन आयोग द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई तो किसी भी प्रकार की चुनावी सभा या रैली को नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से सीएम, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ कोई भी अधिकारी की पोस्टिंग वगैरह पर रोक लगा दी जाती है। तो इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है या आचार संहिता लागू होती है, इसमें ये सारे काम किए जाते हैं और कोई भी सरकार के द्वारा नए कार्य की घोषणा नहीं की जाती है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। उसके बाद से सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1960 में किया गया था, लेकिन ये जारी नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय के पश्चात 1960 में ही इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और 2007
से प्रत्येक उम्मीदवार का ये कर्तव्य हो जाता है कि आचार संहिता लागू होने के पश्चात ये अपने शपथ पत्र में अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण, आपराधिक पृष्ठभूमि इत्यादि का देना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से ये आपका निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियाँ हो गई। अब इसमें 2 पॉइंट के संबंध में चर्चा, ये राजनीतिक दल की मान्यता और उसके साथ साथ आचार संहिता तो हमने थोड़ा बहुत बता दिया। अब इन दोनों का डिटेल, विशेष तौर पे इनका डिटेल कि इनको मान्यता कैसे दी जाती है, इसको हम आपको अभी बता देते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आ चुका है कि राजनीतिक दलों के वर्तमान समय में भारत में राजनीतिक दलों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में कुल राजनीतिक दलों की संख्या जो है वो नियर अबाउट 8 है, जिसका अभी हम टोटल चर्चा कर देंगे। पहले ये जान लीजिए कि राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे दी जाती है। अब पहले हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के रूप में मान्यता मतलब किसी भी दल को नेशनल पार्टी का दर्जा निर्वाचन आयोग जो है वो किस आधार पर देता है या करता है। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई दल लोकसभा या विधानसभा में, इसको बना लीजिए इस तरीके से, अगर कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में, विधानसभा के आम चुनाव में, तो पहला पॉइंट के रूप में आप नोट करते जाइए इसको कि अगर कोई दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में, दूसरा पॉइंट क्या निकल गया, 4 या 4 से अधिक राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या कर रहा है, 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल पड़े मतों का, जितना भी आपका वोट पड़ा है तो उसी को कहा जाएगा कुल मतों का, कुल पड़े मतों का। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि 100% वोट पोलिंग ही हो जाए। जाहिर सी बात है कि 60%, 50% पोल अगर वोट होता है तो उसी को कहते हैं कुल पड़े मतों का। कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, 6% मत प्राप्त करता है। 6% अगर वो मत प्राप्त कर लिया तो उस कंडीशन में उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। या फिर अब यहाँ पर एक शब्द और है, या अगर 4 सीटें प्राप्त करता है, 4 सीटें प्राप्त करता है तो उस कंडीशन में उस दल को नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो एक पॉइंट आपका ये निकला। फिर उसके बाद से या दूसरा पॉइंट में क्या आ जाता है, तो दूसरे पॉइंट में ये आ जाता है कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीटें प्राप्त करता है, कम से कम 2% सीट प्राप्त करता है। तो उस कंडीशन में उस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी भी दल को नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता किस कंडीशन में दी जाती है। तो पहला ये है कि अगर कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल पड़े मतों का कितना प्रतिशत, तो ये याद रखिएगा 6% मत प्राप्त करता है। और 6% मत अगर वो प्राप्त कर लेता है या
कुल मिलाकर के 4 या 4 से अधिक राज्यों में कितनी सीटें प्राप्त कर रहा है, तो 4 सीटें प्राप्त कर रहा है। या अगर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो फिर उस कंडीशन में अगर वो दल लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% लोकसभा की सीटें प्राप्त करता है तो उस कंडीशन में उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। हो सकता है कि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। तो 2% सीट का मतलब ये हो गया कि लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है, तो उस 543 का 2% सीट उसे प्राप्त अगर किसी भी राज्य में प्राप्त कर लेता है तो उस कंडीशन में उसको नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो आज के लिए इनका कर्तव्य बता दिया, उसके साथ साथ आपका इनके प्रमुख शक्तियां एवं कर्तव्य बता दिया, परिसीमन आयोग के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से ये आपका इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद से दूसरे वीडियो में निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था, कौन कौन समितियां कार्यरत थीं, उनके द्वारा क्या क्या रिपोर्ट दी गई, इसके संबंध में मैं आपको अगले वीडियो या अगले क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।